हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लॉकडाउन के पीरियड में भी हम अपना काम चालू ही रखेंगे, बंद नहीं करेंगे, है ना। तो आपके स्क्रीन के सामने ऑलरेडी आ चुका है चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे जनरली क्लासरूम में पढ़ाने का तरीका कुछ और होता है और ऑनलाइन पढ़ाने का तरीका कुछ और होता है। तो आप लोग वैसे पढ़ लेते हो और मतलब देखते हो कि कौन सा चैप्टर है, तो डायरेक्ट आ जाता है कि भाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। अदरवाइज रूटीन में हम लोग चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं, कुछ क्लूज देते हैं, कुछ आप लोगों के लिए क्यूरियोसिटी बनाए, ऐसे कुछ टॉपिक छेड़ देते हैं और फिर हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और हमें एक्सपेक्टेड आंसर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम और क्लूज देते हैं। चलो बच्चों, कोई बात नहीं, जो भी है हमें तो बस अपना जो सफ़र है वो जारी रखना है। तो चलते हैं हमारे सफ़र में हम। आओ देखते हैं मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने अभी तक पीरियोडिक टेबल तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो चलो आओ मैं बता देती हूँ। ये है आपके स्क्रीन के सामने पीरियोडिक टेबल। इसमें से 80% जितने एलिमेंट्स जो है वो है मेटल्स, जो कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे है। और राइट हैंड साइड की बात करें तो उसमें बहुत ही कम एलिमेंट्स है जो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे जो हीलियम नियोन वाली जो सीरीज़ है उस तरफ के कुछ एलिमेंट्स है, वो ही गिने चुने एलिमेंट्स है जो कि नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। बाकी के बीच के कुछ एलिमेंट्स है जो मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों, ये वाला जो पॉइंट अभी है वो डिटेल में हम चैप्टर नंबर 5 जब देखेंगे तब एक्सप्लेन करूँगी मैं। फिलहाल हम जो हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उसकी अंदर पहला टॉपिक हम लेते हैं मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टी, उसमें आगे चलते हैं और जैसे जैसे आपको पढ़ाती जाऊंगी वैसे पर्टिकुलर मेटल का नेम लेते जाएंगे, तब उसके बारे में आपको उसकी खास कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके बारे में मैं आपको बताती जाऊंगी। तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी लॉकडाउन के पीरियड में मेरे पास जो भी मटेरियल है बस मैं आपको आप तक हेलो आपको ये सब पहुंचाने की ट्राई कर रही हूँ। बाकी तो मतलब प्रोफेशनल शूटिंग होता है उस तरह से मेरे पास कुछ टूल्स अभी अवेलेबल नहीं हैं। तो बस हमें तो क्या है, आपकी पढ़ाई चालू रखनी है, इसीलिए जो भी मिल रहा है जैसे भी मिल रहा है, हमें बस कंटेंट से मतलब है, आपकी स्टडी से मतलब है, आपके रिजल्ट से मतलब है बच्चों। ठीक है, इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा है, फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे तो आगे फिर सोचेंगे कुछ प्रोफेशनल शूटिंग के बारे में। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। जैसे कि मैंने आगे बताया कि 80% जो एलिमेंट होते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं। और अगर फिज़िकल प्रॉपर्टी की हम पहले बात करें तो मेटल्स जो है वो उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है बच्चों। मेटल्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है और जनरली वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन मर्क्यूरी मेटल जो है वो इसमें एक्सेप्शन है, वो लिक्विड स्टेट में होती है मर्क्यूरी मेटल। दूसरी बात, जो मेटल्स होते हैं वो
लस्टर होता है उसका, यानी कि उसकी सरफेस जो है वो शाइनिंग वाली होती है बच्चों, है ना। मेटल्स तो अभी तक देखी ही होगी आपने, थाली में खाते हो तो स्टेनलेस स्टील की अगर थाली तो देखी ही होगी सबने, तो वो क्या है, वो मेटल है, ठीक है। वैसे तो और भी टाइप की थालियाँ होती है, डिशेस होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको फुटेज के साथ एक्सप्लेन करूँगी। तो बच्चों, मेटल्स जो होते हैं वो मैलेबल होते हैं। तो मैलेबल का मतलब क्या, मैलेबल का मतलब ये है कि उसको हैमरिंग करते हैं ना, तो हैमरिंग करने पे वो क्या, थिन शीट बन जाती है उसकी। तो आप लोगों के सामने मेटल की सीट दिख रही है ना बच्चों, आयरन की सीट जो हम रूफ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यही आयरन को जो है, आयरन के अलॉय को हैमरिंग करके उसको शीट में कन्वर्ट किया है बच्चों। और देखो अभी आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट मेटल की शीट दिख रही है ना। हम्म। तो ये मेटल्स को हैमरिंग करने पे हम शीट बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि उनको हम थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसे बोला जाता है कि जो गोल्ड है और सिल्वर जो है वो बहुत ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, और गोल्ड जो होता है उसके 1 ग्राम में से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर भी बना सकते हैं बच्चों। तो इसकी मेटल की ये प्रॉपर्टी जो है उसकी वजह से ही तो हम मतलब कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी उसका यूज़ किया जाता है ना बच्चों। तो गोल्ड के वायर की देखो मैंने बात की, और आपके सामने मैंने गोल्ड का वायर रखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखो। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के सामने जो सारे गिटार, वायोलिन, सितार और वीणा दिखा है, उसके अंदर भी जो एक स्वीट सा मेलोडियस जो साउंड निकलता है वो किसकी वजह से निकलता है बच्चों, तो वो इसलिए निकलता है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के वायर का यूज़ किया जाता है। तो आ, एक चीज़ ये डक्टाइल की हो गई। एक मेलेबल चीज़ की मैं बात करूँ तो एक चीज़ बोलूँगी मैं कि जो सिल्वर होता है, सिल्वर, सिल्वर का यूज़ पता है आप लोगों को, हम लोग खाने में भी करते हैं बच्चों। हाँ, कहाँ पे करते हैं याद करो चलो। तो मैं बताती हूँ आपको कि सिल्वर जो है वो मेटल बहुत ज़्यादा मेलेबल भी होती है, बहुत ज़्यादा डक्टाइल भी होती है। गोल्ड भी बहुत ज़्यादा मेलेबल है, बहुत ज़्यादा डक्टाइल है, इसीलिए उसमें से ज्वेलरी तो बनती ही है। लेकिन साथ साथ में अगर सिल्वर की हम बात करें तो एक अच्छी वाली इमेज आप लोगों के सामने आ रही है ना बच्चों, देख के मुंह में पानी आ जाए ऐसा। ये है काजू कतरी, स्वीट है, काजू में से बनाते हैं वो, और उसके ऊपर सिल्वर फॉइल का एक बिल्कुल थीन सा लेयर लगाया है, ठीक है। तो अगर देखने जाए तो डेकोरेशन के लिए तो ये यूज़ होता ही है, लेकिन बच्चों आपको पता है सिल्वर और गोल्ड मेटल है वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत अच्छी होती है। ये कितनी अट्रैक्टिव इमेज है ना बच्चों, ये देख के तो डेफिनेटली मतलब मुंह में पानी आएगा ही। हम्म। चलो अब अभी मुंह में पानी लाने का वक्त नहीं है, अभी पढ़ाई करने का टाइम है, चलो ध्यान दो पढ़ाई में। चलो आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो मेटल्स आर सोनोरस, मीन्स साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। सो ये वाली चीज़ कोई अनजान नहीं है बच्चों आपके लिए, है ना। स्कूल में जाते हो तो बस लास्ट में इसी का साउंड सुनने के लिए बेताब होते हो, और जब बजता है एंड में तब चिल्ला उठते हो छुट्टी, है ना। तो मंदिर में या स्कूल में जो बेल बजता है उसकी जो आवाज़ होती है वो भी मेटल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि वो
स्ट्राइकिंग करने पे उसमें से आवाज़ आती है, तो उसी को बोलते हैं सोनोरस। तो अगला पॉइंट है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है जो आपको याद रखना है कि मर्क्यूरी जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है दूसरी जो मेटल्स है उससे बहुत कम है। और गैलियम और सीजियम की बात करें तो समर सीजन में वो जनरली हमें कौन से स्टेट में देखने को मिलते हैं बच्चों? लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो गैलियम और सीजियम जैसी मेटल को हम अपनी हथेली पे भी लेना तो बच्चों हमारी बॉडी के टेम्परेचर से भी वो पिघल जाती है। और अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो टंगस्टन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3410 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने जो इमेज आ रही है तो उसके ऊपर से आप लोगों को पता चलता होगा कि इसका यूज़ कहाँ है होता है। उसका यूज़ जो है वो बल्ब के अंदर फिलामेंट बनाने में होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट होती है। तो बच्चों कोई मेटल ऐसी नहीं चलेगी कि जो ये हीट से मेल्ट हो जाए। तो इसीलिए टंगस्टन मेटल जो है उसका फिलामेंट बल्ब के अंदर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो आप इमेज देख रहे हो तो ये भी इसके अंदर बॉयलर है, ये वाटर बॉयलर। तो ये इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसीलिए इसका यूज़ हम बॉयलर में करते हैं। अदरवाइज़ कोई और मेटल हो तो मतलब क्या है, जो आसानी से पिघल जाए उसका ये सारा यूज़ नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज़ के साथ। Metals are good conductor of electricity due to the presence of free electrons। ये नीचे की जो लाइन बच्चों मैंने लिखी है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड की एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, राइट द रीजन। सो what you have to write that because of the प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बस वही तो उसकी कंडक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने कंडक्टिविटी की एक सीरीज लिखी है जिसमें एजी सबसे पहला है, यानी कि सिल्वर जो है वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद आता है कॉपर का नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जिसमें से पास होता है, ठीक है, वो वैसे वाले कुछ अप्लायंसेस हमारे घर में होते हैं। उसको आप ध्यान से देखना कि उसके अंदर जो वायर होते हैं वो किसके होते हैं? कॉपर के होते हैं बच्चों, ठीक है। वैसे सिल्वर मेटल बहुत महंगी होती है और दूसरा कि उसमें बहुत जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हीट भी बहुत ज़्यादा उसमें जनरेट होगी। इसीलिए एजी की कंपेयर में कॉपर जो है वायर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो देखते हैं कि ये सारी जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करती है, वो हम कैसे जान पाते हैं? तो यहाँ पे बच्चों एक सर्किट दिखाई है। सर्किट में बैटरी है, बैटरी से बल्ब लगा है, बल्ब के साथ एक स्विच लगी है। स्विच का एक टर्मिनल बी बी के साथ बी वायर के साथ जुड़ा है और एक टर्मिनल के पास ए लिखा है और दोनों के साथ मतलब क्लिप जुड़ी है। क्लिप इसीलिए जुड़ी है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं वो चेक करने के लिए यहाँ पे जो बीच में गैप है वो वहाँ पे वो एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। और उसके बाद अगर क्या होगा बच्चों, पिछले वाले चैप्टर में मैंने ये सिखाया था, अगर कोई एलिमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता होगा तो बल्ब जलेगा, क्योंकि सर्किट तभी कंप्लीट होती है ना। और सर्किट कंप्लीट होगी तो ही बल्ब जलेगा, अदरवाइज बल्ब नहीं जला तो उसका मतलब क्या होगा
कि सर्किट कंप्लीट नहीं हुई और जो बीच में रखा ए और बीच के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है पास नहीं हो रहा है, एक फ्लो नहीं बना रहा है, तो बल्ब नहीं जलेगा। हमें समझ लेना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि जो बीच में रखा हुआ सब्सटेंस है, बीच में रखा हुआ एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? हम्म बच्चों, वो नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल में भी एक एक्सेप्शन है, वो हम बाद में देखेंगे। अब हम और डिस्कस करेंगे मेटल्स के बारे में। So students, metals are good conductor of heat. Silver is the best conductor of heat and electricity. Lead is the poorest conductor of heat. तो ये सारी चीज़ों के नाम जो है हम कैसे लिख पाते हैं इस तरह से? मर्क्यूरी इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो आगे का मैंने एक डायग्राम आप लोगों को दिखाया, उस पे से पता चलता है। लेकिन हीट जो है, हीट के बारे में अगर हमको जानना हो कि भाई कौन सी मेटल कितने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है या करती भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमको ये चेक करना हो, तो एक एक्टिविटी है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो अरेंजमेंट किया है उस तरह से अरेंजमेंट करना है, जिसमें एक मेटल का वायर रखा है, वहाँ पे आप कोई भी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट मतलब ले सकते हैं। सपोज अगर अ, मतलब मेटल का वायर है, वो मेटल में आयन लिया है, तो आयन की जगह हम कॉपर का भी वायर ले सकते हैं, या सिल्वर का ले सकते हैं, गोल्ड का ले सकते हैं, या कोई और एलिमेंट की जिसके बारे में हमें जानना हो कि वो हीट कंडक्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो उसको हम कैसे जानेंगे कि हीट कंडक्ट करता है कि नहीं? तो उसके लिए एक चीज़ ये है कि यहाँ पे देखो, एक एंड पे मैंने पिन मतलब यहाँ पे दिखाया है पिन। तो उस पिन को वैक्स की मदद से वो जो भी ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ पे मेटल वायर लिखा है, उसके साथ लगा देना है। और जब नॉर्मल कंडीशन में जब बर्नर ना हो, तब वो पिन जो है वहाँ पे स्टिक हो जाएगी। यहाँ पे एक ही पिन दिखाई है, इसमें हम तीन चार और भी पिन जो है बर्नर के करीब लगा सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जैसे हम इसको हीट देंगे, तो नज़दीक वाली जो पिन होगी वो सबसे पहले गिर जाएगी, उसके बाद उसका जितना डिस्टेंस है, जैसे जैसे उसके अंदर हीट कंडक्ट होगी, वैसे वैसे वैक्स जो है वो मेल्ट होता जाएगा, और वैक्स जैसे ही मेल्ट होगा वैसे वैसे वो पिन नीचे गिरती जाएगी। वो हमें क्या दिखाती है बच्चों? वो हमें ये दिखाती है कि क्या क्या दिखाती है, बोलो। हाँ, वो ये दिखाती है कि जो मेटल वायर है वो हीट को कंडक्ट कर रहा है भाई, तभी तो वैक्स मेल्ट हुआ। और तभी तो जाके पिन गिरी। तो ये तो सारी थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। कुछ एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज में डिटेल में समझेंगे। मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट शेल, और जिसको और क्या बोला जाता है? वैलेंस शेल। यही तो भाई सारी जो चीज़ों में जो भी प्रॉपर्टीज दिखती है, ये वैलेंस सेल जो होते हैं वही तो सब कमाल दिखाते हैं बच्चों। केमिस्ट्री में ये कमाल दिखाने वाले जो सेल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, जिसके कारण से केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का एग्जिस्टेंस है आपके सिलेबस में। हम्म चलो देखते हैं। मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रॉम कैटायंस। तो ये कैटायंस जो बनते हैं उसकी वजह से उसको क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला चैप्टर सही में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने जाए तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले टॉपिक पे जाते हैं हम, नॉन मेटल्स। तो मैंने पहले आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया, उसमें दिखाया वैसे ही कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो
मेटल्स की कंपेयर में बहुत ही कम एलिमेंट्स है, फ्यू नॉन मेटल्स आर देयर। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताती हूँ। कार्बन सी, सल्फर एस, आयोडीन आई, नाइट्रोजन एन। एटमॉस्फेयर में बच्चों कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है? 78%। देन ऑक्सीजन, अर्थ क्रस्ट में भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, वो भी नॉन मेटल है। और सभी को पता है भाई ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितना है। हाँ, अगर ऑक्सीजन ना हो तो मैं इस तरह से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाती। और अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ऑक्सीजन है तभी देख पा रहे हो बच्चों, है ना। और आगे चलते हैं, नॉन मेटल हाइड्रोजन। तो इसके अलावा भी और नॉन मेटल्स जो है वो है, डिस्कस करते हैं हम आगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। सो द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेस, बट एक्सेप्शन होते हैं, और ये एक्सेप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटल है फिर भी वो लिक्विड स्टेट में है बच्चों। तो ये जो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो कोई भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। तो याद रखने हैं, हाँ, आप लोगों को सीरियसली ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना बच्चों, वो बहुत ही एक्सेप्शन से भरा हुआ है। तो बस हो सके उतना ज़्यादा ये एक्सेप्शन वाली चीज़ें याद रखा करो, ठीक है। अब अगर आगे हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी जो है वो जनरली नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत कम होती है, लेकिन डायमंड एंड ग्रेफाइट इसमें एक्सेप्शन है। और नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मेलेबल है, यानी कि उसमें से हम कोई सीट वीट नहीं बना सकते, जैसे हमने पहले देख लिया। और ना तो वो डक्टाइल है, ना तो हम उसमें से वायर बना सकते हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं ना बच्चों, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है कंपेयर टू मेटल्स। बट केमिस्ट्री है भाई, तो एक्सेप्शन तो होंगे ही। तो यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट भी जो है वो एक्सेप्शन है। डायमंड जो है वो 3500 डिग्री सेल्सियस पे उसका मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों, है ना। इसीलिए तो भाई डायमंड जो है वो बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, और इसीलिए तो इसका प्राइस इतना ज़्यादा है ना। और आगे चलते हैं, तो नॉन मेटल्स को लस्टर नहीं होता, यानी कि साइनिंग वाली सरफेस नहीं होती है, लेकिन एक्सेप्शन तो इसमें भी है भाई। तो आप सबको पता है डायमंड जो है उसकी साइनिंग इतनी ज़्यादा है, इसीलिए तो हम ऑर्नामेंट में उसको सजाते हैं ना बच्चों, इसीलिए तो महंगा है। और आयोडीन जो है उसको भी लस्टर नहीं होता है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो नॉन मेटल्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं, यानी कि अगर हम हैमरिंग करें, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, बहुत आसानी से टूट जाएंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड हर जगह पे भाई एक्सेप्शन में आता है, तभी तो डायमंड डायमंड है, तभी तो इतना महंगा है। हम्म चलो आगे बढ़ते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों मैंने पहले मेटल के बारे में दिखाया था कि मेटल क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो वहाँ पे मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। साइंटिफिक रीज़न में ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। लेकिन केमिस्ट्री है भाई, एक्सेप्शन तो होगा ही। तो ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है बच्चों। इसीलिए तो ग्रेफाइट का यूज़ जो है वो ड्राई सेल्स में और इलेक्ट्रिक सेल्स में होता है, ठीक है।
तो बच्चों, जैसे मैंने बोला कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स देने वाले होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे और केमिकल इक्वेशंस भी देखेंगे डेफिनेटली। लेकिन ये तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देख ली, लेकिन मेटल्स और नॉन मेटल्स का इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में क्या है वो थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं बच्चों।